एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। टू द पॉइंट सीरीज में अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति या फिर 1857 के विद्रोह के ऊपर आज हमें डिस्कशन करना है। अगर आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो एसएससी सीजीएल में आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ जिससे आपको एक्चुअली पता चले इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर फर्दर हम यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द रिवॉल्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जो Who was the Mughal emperor when a massive revolution against British rule broke out in 1857? तो यहाँ पे पूछा गया है कि उस समय मुगल रूलर कौन थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को हम बहादुर शाह सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में बहादुर शाह सेकेंड भी मिल जाए तो आप उससे काम चला लीजिएगा। ये हमारे लास्ट मुगल एम्परर हैं। तो लास्ट मुगल रूलर अगर पूछ लिया जाए तो वो भी यही व्यक्ति हैं, बहादुर शाह सेकेंड या फिर बहादुर शाह जफर। 1857 के रिवॉल्ट के बाद इनके साथ क्या हुआ, तो 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को जो है, क्योंकि दिल्ली तो कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो इनको भेज दिया गया था रंगून। और रंगून में फिर कुछ समय बाद 1862 में इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद मुगल सल्तनत खत्म हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या बहादुर शाह जफर के कोई बच्चे नहीं थे जो मुगल सल्तनत खत्म हो गई? बिल्कुल, यहाँ पर इनके 2 बेटे थे लेकिन उन दोनों बेटों को ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। तो इसलिए अंतिम जो मुगल रूलर बताए जाते हैं वो बहादुर शाह जफर को बताया जाता है और इन्हें रंगून भेज दिया गया था क्योंकि दिल्ली को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द टॉम ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड? रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर चर्चा हो रही है जिन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई की टॉम या समाधि कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में आपको रानी लक्ष्मीबाई की समाधि देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, The act that transferred the power from British East India Company to British Crown in India, वो कौन सा एक्ट आया था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था? मतलब अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो भारत की सम्राज्ञी कहलाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको सभी को पता है कि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद हमारे देश में एक एक्ट पास होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बताया गया था कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन है, पावर है, वो खत्म की जाती है और सारी पावर मतलब जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो डायरेक्टली किसके अंदर होगा? ब्रिटिश क्राउन के अंदर होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ रिवॉल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन से ऐसे पर्सन है जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। हम सभी को पता है कि बेगम हजरत महल, इनका रिलेशन आपको लखनऊ मतलब अवध से देखने को मिल जाएगा। अवध या लखनऊ को लीड करने का काम किया था। कुंवर सिंह आप सभी को पता है कि इन्होंने बिहार से 1857 के रिवॉल्ट को लीड करने का काम किया था। मंगल पांडे ही तो है पहले शहीद हुए थे जो 1857 के रिवॉल्ट में। आपको बैरकपुर छावनी की घटना याद होगी, अगर आपको याद नहीं है तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन भगत सिंह जी का रिलेशन 1857 के रिवॉल्ट से नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, Who was the Governor General during the revolt of 1857? तो यहाँ पर जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे वो यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। और फिर जब 1858 का एक्ट पास होता है इसके बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बन जाते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से ये चेंज हो जाते हैं वायसराय ऑफ इंडिया। अभी क्या बन जाते हैं? वायसराय बन जाते हैं। तो याद रखना कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और पहले वायसराय ऑफ इंडिया भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ऑप्शन ए।
Who was the prominent leader in Lucknow during the revolt of 1857? जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो लखनऊ से लीड करने का काम कौन कर रहा था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, क्योंकि क्या किया गया था, जो अवध है, अवध को आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि अवध का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली रन नहीं हो रहा है और उसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए क्या कर लिया था, एनेक्स करने का काम कर लिया था डलहौजी ने। इसलिए बेगम हजरत महल ने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर ह्यूरोज डिस्क्राइब whom एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर इन द रिबेल। तो सर ह्यूरोज ने किसे कहा है कि सबसे साहसी मिलिटेंट लीडर रही हैं रिबेल में, विद्रोह में? तो देखिएगा, आप सभी को पता है, यहाँ पर आप लोग ने आई थिंक मणिकर्णिका देखी होगी, जो कि कंगना रनावत की मूवी आई थी, उसमें भी आपको इस बारे में चर्चा की गई है, डिस्कशन हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत अच्छी कविता भी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर इस प्रश्न को ना मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो बुक्स है जो ऑलमोस्ट सेम नेम की हैं, लेकिन दोनों के ऑथर अलग अलग हैं। क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59? इस बुक के ऑथर कौन है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, एक बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बुक वीर सावरकर जी के द्वारा लिखी गई है, जबकि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859 कार्ल मार्क्स की बुक है। ठीक है, इन दोनों बुक्स को आपको याद रखना है। तो आइए पूरी कहानी को हम यहाँ पे डिटेल से समझना शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे देश का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बताया जाता है ना, इसको जो पहला आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के लिए जो रिवॉल्ट हुआ था उसको हम क्या कहते हैं, 1857 का रिवॉल्ट कहते हैं, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ हुआ था। ठीक है, जिसमें हालांकि ये विद्रोह में हम सक्सेसफुल नहीं होते, इस रिवॉल्ट में हमारी हार होती है और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, इसे सप्रेस्ड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन क्या रीजन थे कि हम फेल हो गए, क्या रीजन थे कि ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल हो गए, किस जगह से कौन लीड कर रहा था, एटसेट्रा, कई सारे प्रश्न यहाँ पे आपको मैंने दिखाए हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो रिवॉल्ट है 1857 का रिवॉल्ट, इसको कई सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे सिफॉय म्यूटिनी के नाम से कहा जाता है। ब्रिटिश हिस्टोरियन कहते हैं कि एक सैनिक विद्रोह था। ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो केवल और केवल एक सिफॉय म्यूटिनी मतलब एक सैनिक विद्रोह था। इंडियन हिस्टोरियन क्या कहते हैं, इंडियन हिस्टोरियन द इंडियन म्यूटिनी द ग्रेट रिवेलिएशन इसे कहते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से इसे जाना जाता है। इंडियन इंसर्क्शन भारतीय विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था। तो कई सारे अलग अलग नामों से 1857 की क्रांति को जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल इमीडिएट कारण क्या था, इमीडिएट रीजन क्या था जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ। तो इमीडिएट जो रीजन था वो थी इनफील्ड राइफल। ये आपको जो इनफील्ड राइफल है वो एक इमीडिएट फैक्टर थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ओल्ड राइफल और जो आपकी नई इनफील्ड राइफल थी उसमें क्या डिफरेंसेस थे, ये आपको जो दिख रही है ये ओल्ड राइफल थी। अब इस ओल्ड राइफल में क्या होता था, ओल्ड राइफल में पहले आपको यहाँ से गन पाउडर को इंसर्ट करना होता था, यहाँ से आपको गन पाउडर को इंसर्ट करना होता था। गन पाउडर के बाद लेड से बनी हुई बुलेट को आपको इंसर्ट करना होता था। ठीक है, इसलिए जो भी हमारे सैनिक होते थे, जो भी हमारी ट्रूप्स मेंबर्स थे, उनको 2 बैग कैरी करने होते थे, एक गन पाउडर का बैग और एक बुलेट का बैग। और अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे गन पाउडर हो जाता था तो भी समस्याएं खड़ी हो जाती थी। तो इस तरीके से ये ओल्ड राइफल काम करती थी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। क्या थी ये, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। क्लियर। तो इस ओल्ड राइफल के जगह ब्रिटिशर्स लेकर आए थे नई इनफील्ड राइफल 1853 इनफील्ड राइफल मस्केट, ये नई राइफल लेके आए थे। इस नई राइफल में हम इस कार्टेज का उपयोग करते थे। इस कार्टेज का उपयोग इस नई राइफल में यहाँ से किया जाता था, जिससे जो हमारे सिपाही थे, जो हमारे सैनिक थे, उनको 2 अलग अलग बैग को कैरी नहीं करना पड़ता था और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी नहीं थी, इससे टाइम भी कम लगता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, टाइम भी कम लगता था और
यहाँ पर गन पाउडर ऊपर नीचे होने की कोई समस्या भी नहीं थी। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम इस कार्टेज में थी। अब इस कार्टेज में क्या प्रॉब्लम थी देखिएगा। इस कार्टेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके था सिलेंड्रिकल शेप का। इसमें क्या है, इसमें देखो गन पाउडर भरा होता था, फिर नीचे यहाँ पे आपको बुलेट भरी हुई है, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर ये जो कार्टेज था ये इसको एक रैपिंग पेपर से रैप किया हुआ था और ये रैपिंग पेपर पे आपने ग्रीसिंग की थी। ठीक है, ग्रीसिंग क्यों की थी? जिससे इस कार्टेज की जो है लाइफ टाइम आप बढ़ा सकें और मॉइस्चर का या वेदर का जो इम्पैक्ट है इस पे ना हो, इसलिए इसे ग्रीस किया गया था। ठीक है, इसे ग्रीस किया गया था। अब ग्रीसिंग किससे की गई थी? तो ग्रीसिंग की गई थी एनिमल फैट से। एनिमल फैट से ग्रीसिंग की गई थी, वो भी किसका? कौन सा एनिमल? काऊ और पिग। ठीक है, काऊ और पिग का फैट यहाँ पर यूज किया गया था फॉर द ग्रीसिंग पर्पस। और इस कार्टेज को गन में भरने से पहले यहाँ पर इस नोड से मुंह से छीलना होता था, सोल्जर्स को मुंह से इसे टीयर करना होता था। तो ये बात हिंदू और मुस्लिमों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ठीक है, इसके कारण ये इमीडिएट रीजन बनता है 1857 के रिवॉल्ट का। ठीक है, बात समझ में आई कि एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन था ये कार्टेज, और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम लोगों ने माना कि ये हमारे रिलीजन पे, हमारे धर्म पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। ओके है, तो ये इमीडिएट कारण बनता है। जब इमीडिएट कारण बनता है, हालांकि ब्रिटिशर्स कहते हैं, कैनिंग कहता है कि ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात तो पूरे में फैल चुकी थी कि जो कार्टेज है उसमें पिग और काऊ का फैट यूज किया गया है ग्रीसिंग पर्पस के लिए, और ये लोग डायरेक्टली हमारे रिलीजन पे, हमारे धर्म पे अटैक कर रहे हैं। ये इमीडिएट कारण यहाँ पर बना। जब इमीडिएट कारण ये बना तो क्या हुआ? इमीडिएट कारण जब बना तो अलग अलग जो आपकी यहाँ पे ट्रूप्स थी, अलग अलग जो आपकी इन्फेंट्री थी, उसमें रिवॉल्ट होना शुरू हो गया। सबसे पहले हुआ बहरमपुर छावनी से। बहरमपुर की छावनी में सबसे पहले रिवॉल्ट देखा गया फरवरी 1857 में, और उन्होंने इस कार्टिलेज को यूज करने से बिल्कुल सफा मना कर दिया कि हम इस कार्टिलेज का, हम इस राइफल का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स पहुंचे और ब्रिटिशर्स ने इस पूरे के पूरे विद्रोह को, जो कि बहरमपुर से शुरू हुआ था, इसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मार्च में अगर आप देखेंगे कि मार्च 1857 में यहाँ पर बहरमपुर छावनी पे जो भी रिवॉल्ट था उसे सप्रेस कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट बात करते हैं बैरकपुर छावनी। अगली बार ये रिवॉल्ट शुरू हुआ मार्च में 1857 में बैरकपुर छावनी से। ये जो बैरकपुर छावनी थी ये है आपकी 34th नेटिव इन्फेंट्री। ये क्या है? आपकी 34 नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ पर इन्फेंट्री, यहाँ पे रिवॉल्ट शुरू होता है, और यहाँ पर एक सैनिक होते हैं जिनका नाम होता है मंगल पांडे। और मंगल पांडे जी क्या करते हैं? एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार देते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर उस राइफल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, उस कार्टेज का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। तो मंगल पांडे जी यहाँ पे गोली मारने का काम कर देते हैं, जिसके कारण मंगल पांडे जी को फांसी की सजा हो जाती है। और 8 अप्रैल को 1857 में इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अगला विद्रोह जो शुरू होता है वो मेरठ की छावनी से शुरू होता है। मेरठ की छावनी में 24 अप्रैल 1857 में रिवॉल्ट शुरू होता है। ठीक है, अब इसमें लगभग आधे से ज्यादा, लगभग 85 सोल्जर्स को जो है वो ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने के बाद इन्हें जेल में डाल देती है। तो बचे हुए जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, और वो लोग सोच लेते हैं कि अगर वो यहाँ पर रुकेंगे तो ब्रिटिशर्स इनके विद्रोह को भी यहाँ पे खात्मा कर देगी। तो यहाँ पे ये जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो जेल में बंद हुए उनके सोल्जर्स है, जेल में बंद हुए जो उनके कैदी हैं, उनको वहां से छुड़ाती है, और ये लोग मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं। मेरठ से कहाँ चले जाते हैं? ये लोग दिल्ली में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो मेरठ से कहाँ पहुंच गए हैं? ये लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। अब दिल्ली पहुंचने के बाद ये लोग मुलाकात करते हैं किससे? बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल रूलर है, और उस समय दिल्ली की गद्दी पे वो बैठे हुए थे। तो वो सोल्जर्स जो हैं वो पहुंचते हैं दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पास, और कहते हैं कि आप इस 1857 का ये जो रिवॉल्ट है, जो विद्रोह है, आप इसके लीडर बन जाओ।
तो आप जब लीडर बन जाओगे तो अभी भी मुगल राजा की वैल्यू तो है ही मार्केट में, तो आप सभी प्रिंसली स्टेट को, राजा महाराजाओं को लेटर भेजो कि वो भी हमारे इस विद्रोह में साथ दे। तो बिल्कुल बहादुर शाह जफर जो पहले तो मना करते, क्योंकि लगभग उस समय वो 80 साल के होते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं इस तरीके के विद्रोह को लीड नहीं कर सकता। लेकिन बाद में जब मेरठ के सोल्जर उनको कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं कि वो अब लीडर बन जाएंगे और अलग अलग राजाओं को, महाराजाओं को, प्रिंसली स्टेट को वो मैसेज भेजते हैं, लेटर लिख के भेजते हैं कि हमारा ये जो विद्रोह है उसमें आप भी सहयोग करो, हम ब्रिटिश की पावर को यहाँ पर खात्मा कर देंगे। तो इस तरीके से फिर ये जो विद्रोह है ये पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने जाता है। इसके अलावा अवध में भी विद्रोह शुरू होता है 3 मई 1857 में। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कैंट एरिया में, अलग अलग इन्फेंट्री में अलग अलग समय पे विद्रोह होना शुरू हो रहा है। लेकिन हम जो 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत मानते हैं, आप जो भी बुक पढ़ते होंगे, आपके पास जो भी बुकलेट होगी उसमें लिखा होगा कि 10 मई 10 मई से 1857 से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। रीजन ये था कि मेरठ के जो सोल्जर्स थे वो दिल्ली की तरफ जाते हैं और दिल्ली में जाके 10 मई में यहाँ पर दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को इसका लीडर बनाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे 10 मई को जो है वो बोलते हैं कि 1857 की रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी। अब ये बहादुर शाह जफर तो 80 साल के हो चुके हैं, इनकी एज तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए वो वक्त खान को, जनरल वक्त खान को पूरा लीडर बना देते हैं, मतलब कमांडर बना देते हैं कि आप पूरा लीड करो, आप आर्मी को, आप ट्रूप्स को, सोल्जर्स को लीड करो 1857 के रिवॉल्ट के लिए। तो आई थिंक आपको मेजर स्टोरी समझ में आई होगी कि इमीडिएट रीजन क्या था 1857 के रिवॉल्ट का। ठीक है, इतनी चीजें। अब आइए कुछ और रीजंस थे। एकदम से कोई इतना बड़ा विद्रोह, एकदम से कोई इतना बड़ा रिवॉल्ट नहीं हो जाता, इसके पीछे कई सारे बैकग्राउंड में कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉलिटिकल कॉजेज समझते हैं। तो पॉलिटिकल रीजन क्या थे? तो पॉलिटिकल रीजन थे ब्रिटिशर्स की एक्सपांशन पॉलिसी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है पहले क्या करते थे, ये केवल ट्रेड करने आए थे, ब्रिटिशर्स केवल ट्रेड करने आए थे। लेकिन 1757 में जब उन्होंने प्लासी के बैटल को जीत लिया था और प्लासी के बाद जब उन्होंने 1764 में बक्सर के बैटल को जीत लिया था, तो उसके बाद उनको दीवानी राइट्स भी मिल चुके थे और अब वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने लगे थे। ट्रेडिंग करते करते ये पॉलिटी में इन्वॉल्व हो गए थे। तो लगभग 100 साल में, मतलब 1757 से लेकर 1857 तक, लगभग 100 सालों में इन्होंने भारत के हर एक क्षेत्र तक अपना एक्सपांशन कर लिया था और कई सारे राजा महाराजाओं को उनकी गद्दी से हटा दिया था। तो ब्रिटिशर्स की जो एक्सपांशन पॉलिसी थी, जो आपकी सब्सिडी अलायंस थी या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए जितने भी राजा महाराजाओं की टेरिटरी को एनेक्स किया गया था, वो सभी के सभी गुस्साए हुए थे और सभी ने यहाँ पे 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर आए थे कौन? इसे लेकर आए थे डलहौजी 1848 में। आप देखिए, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी, तो गंगाधर राव की डेथ होने के बाद उनके जो एडॉप्टेड सन थे उन्हें ब्रिटिशर्स ने सक्सेसर मानने से, उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था और झांसी को एनेक्स कर लिया था, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करती हैं। अगली बात करते सतारा, नागपुर, इनको भी एनेक्स कर लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण। फिर जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर, इनको भी एनेक्स कर लिया गया था। इसके अलावा जो आपके बाजीराव सेकेंड जो कि आपके पेशवा थे, मराठा पेशवा, और उनके ही एक एडॉप्टेड सन थे, एडॉप्टेड बेटे थे, जिनको हम नाना साहेब के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, नाना साहेब के नाम से जानते हैं। तो अब हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने बाजीराव जब तक पेशवा थे तो उनको पेंशन दी जाती थी, लेकिन नाना साहेब को पेंशन देने से मना कर दिया और पेशवा को उत्तराधिकारी मानने से भी मना कर दिया। इसलिए नाना साहेब भी 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो आपकी सब्सिडी अलायंस थी, सब्सिडी अलायंस आने के बाद सारी टेरिटरीज जो थी, जो कि सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन करती थी, उनकी टेरिटरी में ब्रिटिश आर्मी रहती थी, और कह दिया गया था कि आप अपनी खुद की आर्मी नहीं रखोगे। जब आप अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते तो हमारे जो सोल्जर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, तो सोल्जर्स भी बड़े गुस्साए हुए थे कि उनकी नौकरी यहाँ पे छीन ली गई है, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो जॉबलेस हो गए हैं। तो ये कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे जिसके कारण कई सारे प्रिंसली स्टेट ने, राजा और महाराजाओं ने जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवॉल्ट में।
अब बात करते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस के बारे में। अब यहाँ पे धार्मिक और सामाजिक कारण क्या थे जिसके कारण जनता, जमींदार वर्ग, किसान और दूसरे बड़े जो हमारे ग्रुप्स थे, ट्रेडर्स थे, आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिएगा, हालांकि सभी जमींदारों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुछ जमींदार, जैसे कि जो प्रेसिडेंसी वाले जमींदार थे ना, उन सब लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के फेवर में ही थे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स क्या करने लगे थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को स्प्रेड करने लगे थे। हमारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको परमिशन दे दी थी, तो वो मिशनरीज जो है वो भारत में आके लोगों का धर्म परिवर्तन कराने लगी थी। लोगों को क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे मजबूर भी किया जाने लगा था। तो लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं धक्का लग रहा था कि हमारे धर्म को यहाँ पर ये लोग तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में। इसके अलावा कई सारी चीजें हुई, जैसे कि सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। सती प्रथा को खत्म करने के बाद वो लोग विडो मैरिज को सपोर्ट करते थे, वीमेंस एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। ठीक है ना। जो मस्जिद की लैंड है और टेंपल की ज़मीन है, मस्जिद और टेंपल की जो ज़मीन है उस पर टैक्स लेना इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके अलावा रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 को पास किया गया था। इस एक्ट में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म या अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को भी अडॉप्ट कर लेता है, तो भी उत्तराधिकार के मामले में, प्रॉपर्टी में उसके राइट्स रहेंगे, उनके राइट को नहीं छीना जाएगा। तो ये कुछ इन्होंने सोशल रिफॉर्म किए थे, जिसके कारण हमारी जनता जो थी, इंडियन सोसाइटी जो थी, वो काफ़ी भड़की हुई थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये लोग होते कौन है, बाहर से आए हुए व्यक्ति जो कि हमारी सोशल और हमारे रिलीजियस बिलीव्स पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इसलिए ये भी कुछ कारण थे, ये भी कुछ रीज़न थे जिसके कारण इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवॉल्ट में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज। अब यहाँ पे आर्थिक कारण क्या थे जिसके कारण 1857 के रिवॉल्ट में और भी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडर्स। तो यहाँ पर देखिएगा, जो ट्रेडर्स थे, हम सभी को पता है कि ब्रिटेन में, यूरोप में जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी और इंडस्ट्री में बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट बनते थे और उन प्रोडक्ट को कहाँ पे भेजा जाता था, भारतीय मार्केट में, इंडियन मार्केट में बेचा जाता था। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट आते थे उन पे बहुत ही कम लो टैरिफ लगता था, जबकि इंडियन जो ट्रेडर्स थे उन पे बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ होता था, जिसके कारण वो अपनी वस्तुओं को मार्केट में नहीं बेच पाते थे। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी वो भी बहुत हाई थी, जिसके कारण इंडियन ट्रेडर जो थे वो विदेशी मार्केट में भी अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते थे। तो ट्रेडर बड़े नाराज थे क्योंकि उनको बहुत लॉसेस हो रहे थे, कई सारे लोगों के बिजनेस जो है वो खत्म हो गए थे। ठीक है, अगली बात करते हैं हमारे किसान भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, ब्रिटिशर्स ने कई सारे रिफॉर्म किए। पहले परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए, फिर रैयतवाड़ी सिस्टम लेकर आए, महलवाड़ी सिस्टम को लेकर आए, और बहुत अधिक मात्रा में जो टैक्स है वो इम्पोज किया किस पे, किसानों पे। और जब किसान टैक्स नहीं दे पाते थे तो किसान किसके पास जाएंगे, जमींदारों के पास, और जमींदारों से टैक्स लेंगे। जमींदारों से क्या लेंगे, पैसा लेंगे टैक्स देने के लिए, जमींदारों से पैसा लेंगे टैक्स देने के लिए और टैक्स को पे करेंगे। लेकिन जब वो टैक्स को लिए गए पैसे को नहीं चुका पाएंगे तो जमींदार क्या करता था, किसानों की जमीन ले लेता था, किसानों की जमीन ले लेता था जमींदार, जिसके कारण किसान बड़े नाराज थे क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी टैक्स उनको लैंड पे देना पड़ता था। तो किसान यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज थे। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ कंडीशंस बता दी कि रिवेन्यू सेटलमेंट सही नहीं था, ब्रिटिश गुड को ये लोग प्रमोट करते थे, हाई टैरिफ इंडियन ट्रेडर को देना पड़ता था। इसके अलावा जो जमींदार थे, उसके अलावा जो जमींदार वर्ग था, तो जमींदार को यहाँ पे टारगेट दिया जाता था कि आपको इतना टैक्स तो वसूलना है और वसूल के हमको देना है। जब कोई जमींदार इतना टैक्स वसूल के नहीं दे पाता था तो उनकी जमींदारी को छीन लिया जाता था। उनके अगेंस्ट यहाँ पे क्यों वारंटो जारी किया जाता था कि आप बताओ कि आपका एक ही काम है टैक्स वसूलना और आप वो भी नहीं कर पा रहे, तो आपकी जमींदारी हम छीन लेते हैं। तो कुछ जमींदार वर्ग भी यहाँ पे नाराज थे। इस कारण यहाँ पे किसान, सैनिक, ट्रेडर, आर्टिस्ट, इनफैक्ट कुछ जमींदार वर्ग भी यहाँ पे शामिल होता है 1857 के रिवॉल्ट पे। ठीक है ना, क्योंकि जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट मतलब उनको दो तरीके से इनकम होती थी। आर्टिस्ट जो थे उनको दो तरीके से इनकम होती थी। कैसा, पहले तो वो राजा महाराजा जो लोग आर्ट को प्रमोट करते थे, कोई राजा है, महाराजा है, उसे किसी आर्टिस्ट का वर्क पसंद है तो वो आर्टिस्ट को क्या करता था, फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। लेकिन जब सब्सिडी अलायंस की शुरुआत हुई और सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत जब राजा महाराजा आ गए तो उन्होंने वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो आर्टिस्ट को मिलता था वो बंद हो गया। इसके अलावा जो हैंडलूम वगैरह बनाए जाते थे, है ना, अब मार्केट में उनकी डिमांड कम होने लगी क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगे होते थे और ब्रिटिश से आए हुए जो प्रोडक्ट होते थे, ब्रिटेन से आए हुए जो प्रोडक्ट होते थे वो काफ़ी सस्ते होते थे। तो आर्टिस्ट को भी काफ़ी नुकसान होने लगा था। तो इसलिए
इसलिए आर्टिस्ट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं 1857 के रिवॉल्ट में। आइए हम कुछ मिलिट्री रीजंस को भी देख लेते हैं। मिलिट्री कारण क्या क्या थे, तो देखिएगा जो ब्रिटेन की आर्मी थी, ब्रिटेन की जो सेना थी जो भारत में रह रही थी, उसमें मैक्सिमम इंडियन सोल्जर ही थे। लेकिन मैक्सिमम इंडियन सोल्जर्स को होने के बाद भी अच्छा व्यवहार इंडियंस के साथ नहीं किया जाता था। जो हाई पोजीशन थी, हाई पोजीशन पे केवल और केवल ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट किया जाता था। इसके अलावा जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको काफ़ी कम पैसा दिया जाता था, जबकि ब्रिटिशर्स को काफ़ी अधिक मात्रा में पैसा दिया जाता था, उनकी रैंकिंग भी ज़्यादा होती थी। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग ने उस समय एक एक्ट पास किया जिसको हम जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में सोल्जर्स से साइन करवाया गया, लिखवाया गया कि आप कहीं, आपको विदेश में या समुद्र को क्रॉस करके भी सेवाओं देने के लिए भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर उस समय हमारे जो सोल्जर्स थे, जो हिंदू सोल्जर्स थे स्पेशली, उनका मानना था कि समुद्र को अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मतलब समुद्र को क्रॉस करना वो सही नहीं मानते थे, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी सारे सैनिक जो थे वो यहाँ पे नाराज थे। उसके कुछ रीजंस मैंने आपको बता दिए कि मैक्सिमम सोल्जर्स इंडियन थे, लेकिन इंडियन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, हाई रैंक पे उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था, उनको लेस अमाउंट यहाँ पे पेमेंट भी कम दिया जाता था। इसके अलावा उनके जो आने जाने का जो खर्चा था, जो भत्ते थे, वो भी नहीं दिए जाते थे। और उनसे एग्रीमेंट साइन कराया गया था कि आपको हम कहीं पे भी, मतलब समुद्र के बाहर भी, देश के बाहर भी आपको डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी सेवाओं को देने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, मिलिट्री थी, जो हमारे सोल्जर्स थे, वो भी नाराज थे और इसलिए उन्होंने भी 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। क्लियर है। अब देखते हैं कि कहाँ से कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया और कहाँ पर कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर गया उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में जैसा कि मैंने कहा, बहादुर शाह जफर, और एक और नाम आप जोड़ सकते हैं, बख्त खां। बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो हैं वो यहाँ पे दिल्ली से 1857 के रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे और इन्हें सप्रेस करने के लिए जॉन निकोलसन को भेजा गया। और बहादुर शाह जफर को फिर रंगून भेज दिया गया था। कहाँ पे भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट है लखनऊ जो कि अवध की कैपिटल थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए अवध को एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रही थी और इन्हें सप्रेस करने के लिए, लखनऊ के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए हेनरी लॉरेंस को भेजा गया। किसे भेजा गया? हेनरी लॉरेंस को भेजा गया। फिर कुछ समय बाद बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल चली गई और नेपाल में वो अपना बेस बदल के वहां पर रहने लगी। कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहब, क्योंकि नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए इन्होंने 1857 में के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। कानपुर में नाना साहब को सपोर्ट कर रहे थे तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहब को सपोर्ट कौन कर रहा था? तात्या टोपे भी सपोर्ट कर रहे थे और इनकी आर्मी को सप्रेस करने के लिए भेजा गया कैंपबेल को। सर कॉलिन कैंपबेल को भेजा गया इनकी आर्मी को, इनके रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। फिर नाना साहब जो है वो नेपाल चले गए और फिर कुछ समय बाद उनकी कोई भी खोज खबर हमको नहीं पता चली कि नेपाल में फिर वो कहाँ रहे, कैसे रहे, एटसेट्रा। तात्या टोपे जी यहाँ से भागने में सक्सेसफुल रहे और भागकर कहाँ पे पहुंचे? ग्वालियर। और ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट करने लगे तात्या टोपे। तो अगर मैं झांसी और ग्वालियर के बारे में बात करूं तो झांसी और ग्वालियर को लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे, ठीक है। यहाँ पे रिवॉल्ट में आप देखेंगे लड़ाई करते हुए रानी लक्ष्मीबाई जी की डेथ हो जाती है, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर झांसी और ग्वालियर के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजा गया था हेनरी लॉरेंस को और सर ह्यूरोज और हेनरी लॉरेंस को यहाँ पर भेजा गया था। तात्या टोपे जी वहां से भी भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट फिर इन्हें मध्य प्रदेश में शिवपुरी के जंगलों में पकड़ लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बरेली से लीड कर रहे थे खान बहादुर खान और यहाँ पर भी सर कॉलिन कैंपबेल को भेजा गया था रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। इलाहाबाद एंड बनारस से लीड कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। कौन? मौलवी लियाकत अली लीड कर रहे थे और कर्नल ऑनसेल को यहाँ पे भेजा गया था इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। बिहार इंपॉर्टेंट है, बिहार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुंवर सिंह बिहार से लीड कर रहे थे, कुंवर सिंह, और विलियम टेलर को यहाँ पे भेजा गया था रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो आपको यहाँ पे प्लेसेस के नाम भी याद करने हैं,
इंडियन लीडर के नाम भी याद करने हैं और किसे यहाँ पे सप्रेस करने के लिए भेजा गया वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये स्लाइड अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि ग्वालियर से तात्या टोपे थे, जैसा कि मैंने बताया। उड़ीसा से आप यहाँ पे याद रखेंगे सुरेंद्र शाही को, सुरेंद्र शाही जी रिप्रेजेंट कर रहे थे। कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, मथुरा से सेवी सिंह एंड कदम सिंह जो है वो लीड कर रहे थे 1857 के रिवॉल्ट को। इसके अलावा एक और जगह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और है वो बागपत। बागपत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बागपत से जो है रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे शाहमल। कौन लीड कर रहे थे? शाहमल लीड कर रहे थे। इन्होंने एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक बंगलो था, एक ऑफिस था, जिसको अपना हेडक्वार्टर भी बना लिया था, जिसे बाद में हॉल ऑफ जस्टिस भी कहा जाने लगा। इन्होंने एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी ओपन किया था, जो कि बताता था कि ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी है, किस तरीके से वो कहाँ पर रिवॉल्ट को सप्रेस कर रहे हैं, मतलब सारी गुप्त इन्फॉर्मेशन, सारी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ये लाके देते थे। इसके अलावा इन्होंने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भी सेटअप किया था। बट एक ब्रिटिशर्स थे, एक इंग्लिश ऑफिसर थे जिनका नाम था डनलप ने जो है वो शाहमल की डेथ कर दी थी, गोली मार दी थी, ठीक है, उनको मार दिया था। और पब्लिक में फिर उनके बॉडी को दिखाया गया था, देखो कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो हम उनका इस तरीके से अंजाम होगा। तो शाहमल ने बागपत से जो है वो 1857 के रिवॉल्ट को लीड करने का काम किया था। तो आप लोग ने देख लिया कि 1857 के इमीडिएट कारण क्या था। इसके अलावा बैकग्राउंड में कारण कौन कौन से थे, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, वो सारी चीजें हमने देखी। हमने लीडर्स भी देख लिए और किसने सप्रेस किया वो भी देख लिया। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि क्या रीजन था कि 1857 का रिवॉल्ट जो है वो फेल हो गया। फेल होने के क्या रीजन है? तो कई सारे रीजन है। पहला रीजन हम देखते हैं लिमिटेड अपराइजिंग। देखिएगा, जो आपका 1857 का रिवॉल्ट था वो अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे शुरू हुआ, जिसके कारण अंग्रेजों को बड़ी आसानी हुई, क्योंकि 1853 में रेलवे लाइन भी बिछ चुकी थी। रेलवे लाइन की शुरुआत भी हो गई थी। जहां भी विद्रोह होता था वहां पे ब्रिटिशर्स पहुंच जाते थे अपनी आर्मी को लेकर और रिवॉल्ट को सप्रेस कर देते थे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको 1857 का रिवॉल्ट कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा पूरे भारत में जो है वो 1857 के रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, केवल कुछ लिमिटेड एरिया में ही ये रिवॉल्ट था। जैसे कि आप देखेंगे दोआब का रीजन, वहां पर आपको रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। स्पेशली जो लार्ज प्रिंसली स्टेट थे जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, है ना, राजपुताना, इन लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट को ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है ना। साउथ प्रोविंस का जो रीजन है, उन्होंने भी 1857 के रिवॉल्ट को ज्वाइन नहीं किया था। इसके अलावा हमारी जो प्रेसिडेंसियां थी, मतलब मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, वो भी अनअफेक्टेड थी 1857 के रिवॉल्ट से। मतलब जो दोआब का रीजन है, जो आपका नदर्न इंडिया का रीजन है, जिसमें आपका दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये देखने को मिलेगा ना, इतने में ही आपका 1857 का रिवॉल्ट सिमट कर रह गया था, ठीक है। तो एक कारण इसके फेल होने का ये था। अब कोई यहाँ पे इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी। मतलब कौन था लीडर? कोई भी लीडर नहीं था। सब लोग अपने अपने एरिया में अलग अलग समय पे लड़ रहे थे और सब अपने पर्सनल बेनिफिट के कारण लड़ रहे थे। किसी को पेंशन नहीं मिल रही थी तो किसी का राज एनेक्स हो गया था, तो किसी की जमींदारी चली गई थी, तो किसी का जमीन ले लिया गया था, है ना। तो अलग अलग कॉजेस थे, अलग अलग रीजन थे, कोई भी प्रॉपर एक लीडरशिप नहीं थी, जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके अलावा लिमिटेड रिसोर्सेज। अब भारत के लोग कैसे लड़ेंगे? आम जनता कैसे लड़ाई करेगी? तलवार लेके जाएगी, छुरा लेके जाएगी, भाला लेकर जाएगी, राइट। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या है? राइफल्स है, वो भी बहुत ही मॉडर्न इनफील्ड राइफल्स है, जिससे वो आसानी से हमारे विद्रोह को सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास मैन पावर कम थी, हमारे पास मनी भी नहीं थी प्रॉपर, हमारे पास आर्मी ना होने के साथ साथ हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट फेल साबित हुआ। नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का यहाँ पर पार्टिसिपेशन जनरली देखने को नहीं मिला। रिच मर्चेंट, रिच ट्रेडर्स, रिच जमींदार, इन लोगों का भी पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। अब रिजल्ट देख लेते हैं रिवॉल्ट का कि 1857 का रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया। इसके बाद कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि कंपनी का रूल खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1815
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास किया गया और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी, जो रूल थी, उनको खत्म कर दिया गया और बोला गया अब डायरेक्ट रूल किसका रहेगा, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल रहेगा। ये रानी का जो प्रोक्लेमेशन था, रानी की जो घोषणा थी, उसको 1 नवंबर में 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ठीक है ना। तो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का रूल भारत में आ गया था। इसके अलावा इसमें कहा गया था कि हम किसी के भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति को हम उसको धर्म को मानने में, उसके कस्टम को मानने में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। साथ ही साथ कहा गया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसको भी हम खत्म करते। तो 1859 में आप देखेंगे 1859 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके अलावा इंडियन रूलर्स जो थे, प्रिंसली स्टेट वाले इंडियन रूलर्स थे, उनको भी मान्यता देना शुरू कर दिया और लीगल राइट्स यहां पर दे दिए कि आप अपने हेयर को, अपने उत्तराधिकारी को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा मिलिट्री जो थी उसमें इंडियन सोल्जर्स की भर्ती को अब कम किया गया और ब्रिटिश आर्मी की भर्ती को ज्यादा करना शुरू किया गया। लेकिन अभी भी जो तोप खाने वगैरह होते थे ना, उन पे उनके ऑफिसर्स जो है वो ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, इंडियन को ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो कि 1857 के रिवॉल्ट से एसोसिएटेड है। आप उन बुक्स के नाम और उन ऑथर के नाम याद रखेंगे। जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर की बुक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट है रिवेलियन 1857। इस बुक को पूरन चंद्र जोशी ने लिखा है। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। इस बुक को जॉर्ज ब्रूस मेल्सन ने लिखा है। नेक्स्ट है ग्रेट म्यूटिनी, इसको क्रिस्टोफर हिवर्ट्स ने लिखा है। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिवेल ऑफ 1857। इस बुक के ऑथर हैं इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन ने कौन सी बुक लिखी है, रिलीजन एंड द आइडियोलॉजी ऑफ रिवेल ऑफ 1857। नेक्स्ट है एक्सकेवेशन ऑफ ट्रुथ, अनसंग हीरो ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बुक किसने लिखी है, खान मोहम्मद सादिक खान ने पुस्तक लिखी है। तो कई बार बुक्स और ऑथर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अंत में बात करते कुछ क्वेश्चंस के बारे में। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट एंड एसोसिएटेड ब्रिटिश ऑफिसर। दिल्ली के सामने लिखा है जेम्स नील। हम सभी को पता है कि दिल्ली में विद्रोह को सप्रेस करने के लिए जॉन निकोलसन को भेजा था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सरासर गलत है, बाकी स्टेटमेंट मतलब सही होंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एक्सटर्नल इवेंट इन्फ्लुएंस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन से ऐसे बाहरी कारण थे जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। फर्स्ट अफगान वॉर, पंजाब वॉर, क्रीमिया वॉर, संताल विद्रोह। ऑप्शंस ए दिए हैं, तो आंसर हो जाएगा चारों। तो पहला जो अफगान वॉर हुआ था ना, उसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, जिससे हिंदुओं को लगा, इंडियंस को लगा कि हाँ हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। तो फर्स्ट अफगान वॉर इसका रीजन थी। पंजाब वॉर 1845 से 49 के बीच में हुआ था। क्रीमिया वॉर 1854 से 56 के बीच में हुआ था और संताल विद्रोह 1855-57 के बीच में हुआ था। ये सब कुछ और भी रीजन थे जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। सो ये थे आज का हमारा टॉपिक। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।